हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि है बेसल नॉर्म्स। ये बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक है और ये बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये यूपीएससी एग्ज़ाम, नेट सेट और पीजीयूजी के लिए भी, कॉमर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम कोई टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बल्कि बहुत ही ईजी वे में समझेंगे, जिससे कि आप इससे कभी नहीं भूलेंगे। और मेरे स्लाइड्स को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे कि एग्ज़ाम के पहले रिवीजन में आसानी हो जाए। तो बैंकिंग अवेयरनेस की मैंने इससे पहले भी क्लास ली है, फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। आई बटन में मैंने उनका लिंक प्रोवाइड किया है, आप चाहो तो इसे देख सकते हो। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिल्ड करियर चैनल एंड टैप द बेल आइकन, जिससे कि आपको हर दिन न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर प्रोवाइड करना, जिससे कि मैं और भी बेहतरीन टॉपिक आपके लिए ला पाऊँ। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना एंड फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करना। चलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर दूँ। मैं नेट सेट क्वालिफाइड हूँ, एमकॉम में डिस्टिंक्शन है और साथ ही साथ 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। चलिए बेसल नॉर्म्स को देखते हैं। क्या है बेसल नॉर्म्स? बेसल एक सिटी है स्विट्ज़रलैंड की। ओके, तो इसी से बेसल नाम लिया गया है। बेसल हेडक्वार्टर है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी BIS का। तो BIS क्या है? BIS यानी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 17 मई इन 1930, जो कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसकी 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस हैं, हांगकांग में और दूसरा मैक्सिको में। BIS के 62 मेंबर कंट्रीज़ है पूरे वर्ल्ड में, और ये वर्ल्ड की GDP का लगभग 95% कवर करता है। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना और बैंकिंग रेगुलेशन के लिए कॉमन स्टैंडर्ड लाना। तो ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट उसी तरह वर्क करता है जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश की बैंक्स की देखभाल करता है। उसके CAR SLR का ध्यान रखता है। पूरी की पूरी बैंकिंग सिस्टम इंडिया को कौन रेगुलेट करता है? RBI रेगुलेट करता है। ओके, तो इसी तरह BIS भी ग्लोबल लेवल पर सारे देशों के बैंक्स को रेगुलेट करता है, जिससे कि ग्लोबली कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस बैंकों पर ना आ पाए। और BIS ने ग्लोबली सभी बैंकों के लिए कॉमन स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए हैं फॉर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। BIS की मीटिंग के पार्टिसिपेंट सारे देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स या हेड होते हैं। ओके, यही पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप पूछेंगे क्या इंडिया या RBI इसका मेंबर है? तो हाँ, और पूरी की पूरी 62 देश की जो भी मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, बैंक्स हैं, उनकी लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये शो करूँगी। ओके, तो देख लीजिए, ये स्लाइड्स हैं, इसमें सारे नाम मैंने नोट करवा दिए हैं। आप चाहे इसे देख सकते हैं, एक बार थॉरोली से प्लीज़ चेक कर लेना, आपके लिए ये अच्छा होगा। चलिए, तो बेसल की क्या ऑब्जेक्टिव है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन है। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न के द्वारा ये प्रोवाइड की गई है। और ये किस पर फोकस करती है? बैंक की रिस्क के ऊपर और फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर। तो हम इसे क्या कह सकते हैं और दूसरे नाम से बुला सकते हैं? बेसल अकॉर्ड। ओके, तो बेसल अकॉर्ड का ऑब्जेक्टिव ही है ये इंश्योर करना कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अकाउंट में एनफ कैपिटल हो, जिससे कि वो अपने ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाए और अनएक्सपेक्टेड लॉस को वो एब्जॉर्ब कर सके। बेसल अकॉर्ड ने ही हमें बेसल नॉर्म्स प्रोवाइड किया है। तो चलिए बेसल 1, 2, 3 को हम एक 1 by 1 समझेंगे। तो उससे पहले मैंने कुछ टर्म्स आपको नोट डाउन करवाए हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये। CAR या CRAR मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या कैपिटल टू रिस्क वेस्टेड एसेट्स रेशियो। चलिए देखते हैं क्या है ये। फार्मूला मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। चलिए, फार्मूला क्या है? Tier 1 कैपिटल प्लस Tier 2 कैपिटल बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। तो देखते हैं क्या है Tier 1 कैपिटल। ये कोर कैपिटल यानी कि परमानेंट और रिलायबल कैपिटल होता है। इससे बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का रेगुलेट किया जाता है। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें पेड अप कैपिटल यानी इक्विटी कैपिटल, कैपिटल रिजर्व जो कि एसेट्स को सेल करने से जो प्रॉफिट हुआ है उससे अराइज होने चाहिए, स्टैट्यूटरी रिजर्व, कॉमन स्टॉक, रिटेन्ड अर्निंग, नॉन रिडेमेबल, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक, ये सब सारे आते हैं। Tier 2 कैपिटल में क्या आते हैं? ये सबऑर्डिनेट या सप्लीमेंट्री कैपिटल होता है। इसमें
अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व, प्रोविजन अगेंस्ट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जनरल प्रोविजन, क्यूमुलेटिव, नॉन रिडेमेबल, प्रेफरेंशियल एक्सेट्रा, ये सारे आते हैं। चलिए रिस्क वेटेड एसेट्स को देखते हैं क्या है। मैंने यहाँ पे रिस्क वेटेड एसेट्स आपको क्यों बताएं, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसे फॉर्मूला में प्रोवाइड किया है। चलिए देखते हैं क्या है रिस्क वेटेड एसेट। रिस्क वेटेड एसेट यानी रिस्क अकॉर्डिंग एसेट्स। तो क्या है ये, बैंक्स को रिस्क के अकॉर्डिंग एसेट्स की वेटेज के हिसाब से कुछ उसे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और वो किस में कितनी % है वो हमें चेक करनी होती है, और यही है रिस्क के अकॉर्डिंग एसेट्स को मेंटेन करना, यानी उसके अकॉर्डिंग कैपिटल को मेंटेन करना। ओके, तो इसमें 5 रिस्क कैटेगरी है, 0%, 10%, 20%, 50% एंड 100%। चलिए 1 बाई 1 देखते हैं एग्जाम्पल के साथ क्या है ये। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कैश रिजर्व है, इसका मतलब कैश रिजर्व में कोई रिस्क नहीं होता, इसीलिए ये 0% रिस्क है। होम मॉर्टगेज में 20% रिस्क है, मतलब 80% तो बैंक को वापस मिल जाएगा, बट 20% नहीं भी मिल सकता है। कॉर्पोरेट डेब्ट फुल रिस्क ही है, यानी 100% रिस्क कैटेगरी में आता है। तो मान लीजिए एक बैंक के पास कैश रिजर्व है 1000 का, होम मॉर्टगेज है 2000 का, और कॉर्पोरेट लोन है जो कि प्रोवाइड किया है 3000। तो हम रिस्क वेटेड एसेट्स को कैलकुलेट करेंगे। चलिए मैं सॉल्व करती हूँ, आप बाद में से देख लीजिएगा कैसे क्या हो रहा है। चलिए मैं बताती हूँ। रिस्क वेटेड एसेट्स, ओके, तो क्या था, 1000 था कैश रिजर्व का, इसका हमें 0% लेना है क्योंकि इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, और 2000 का होम मॉर्टगेज था जिसका हमें 80% वापस मिलेगा, 20% रिस्क में है, प्लस 3000 था कॉर्पोरेट डेब्ट, यानी कॉर्पोरेट सेक्टर को जो डेब्ट मैंने प्रोवाइड किया है, बैंक ने प्रोवाइड किया है, मैंने नहीं, उसका रिटर्न ही मिलने वाला चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए इसे 100% की कैटेगरी में रखा गया है। ओके, तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा, 1000 का 0% यानी कुछ भी नहीं, 0, प्लस 2000 का 20% यानी 400, और 3000 का 100% मतलब 3000। ओके, तो टोटल कितना आ गया, 3400। तो ये है रिस्क वेटेड एसेट्स। चलिए अब देखते हैं स्लाइड में। तो बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 1-2 के अकॉर्डिंग क्या है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, 8% इस रिस्क को कवर करने के लिए। तो हम 1-2 को बाद में पढ़ेंगे, मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी। चलिए देखते हैं क्या है बेसल 1। बेसल 1 क्या है, बेसल 1 को इंट्रोड्यूस किया गया था बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न ने 1988 में, जो कि कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम था जिसे कि बेसल कैपिटल अकॉर्ड या बेसल 1 के नाम से भी जाना जाता है। बेसल 1 क्रेडिट रिस्क जो कि बैंक फेस कर रही थी उस पर फोकस किया गया था, और इसमें रिस्क वेटेड एसेट्स की 8% मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फिक्स की गई थी। तो मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल में बताया कि 8% बेसल 1 बेसल 2 में फिक्स की गई थी, तो यही है, यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 8% रखी गई थी। ओके, तो इंडिया ने बेसल नॉर्म्स को उसके आने के 10 साल बाद अडॉप्ट किया, यानी 1999 में अडॉप्ट किया। ओके, चलिए नेक्स्ट रो देखते हैं। बेसल 2 क्या है, बेसल 2 नॉर्म्स 2004 में आया, और इसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन रिस्क वेटेड एसेट सेम ही थी, यानी 8%। इंडिया ने बेसल 2 गाइडलाइंस को 2009 में अडॉप्ट किया। तो इसके पिलर्स क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके पिलर्स। तो फर्स्ट है मिनिमम कैपिटल, सेकेंड है रेगुलेटरी सुपरविजन, और थर्ड है मार्केट डिसिप्लिन। चलिए 1 बाई 1 देखते हैं क्या है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पिलर 1 की तरह ही 8% फिक्स की गई है पहले की तरह। ओके, यानी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट एज पर रिस्क वेटेड एसेट्स है 8%, बट इस कैपिटल में थर्ड टियर कैपिटल भी ऐड होगा। पहले में क्या था, फर्स्ट एंड सेकेंड, अब थर्ड भी ऐड होगा जो कि है सबऑर्डिनेट लोन। तो ये क्या है, ये जो कंपनी लिक्विडेट होती हैं उस टाइम पर दूसरे डेब्ट को पे करने के बाद इसे रिपेमेंट किया जाता है। ओके, सेकेंड में क्या है पिलर, सुपरविज़न रिव्यू, मतलब सुपरवाइज़र रिव्यू। बैंक को सुपरवाइज करना है जिससे कि बैंक्स अपने बेटर मैनेजमेंट और टेक्निक्स से को डेवलप कर अपने क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल ये तीनों रिस्क को
टैकल कर सकें। ओके, मार्केट डिसिप्लिन क्या है? ये पिलर क्या बताता है कि बैंक्स का एक्सपोजर कितना होना चाहिए। बैंक्स के लिए ये मैंडेटरी है कि अपने रिस्क एक्सपोजर को सेंट्रल बैंक से डिस्कस करें। ओके, चलिए बेसल 3 को देखते हैं क्या है ये। इसे 2010 में रिलीज़ किया गया था, बट इसमें कुछ रिवीजन की गई थी, फिर इसे 2011 में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो इसे क्यों लाया गया? क्योंकि 2008 में मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस सामने आई थी। तो क्या हुआ था 2008 में? 2008 में लेहमैन ब्रदर्स कोलैप्स हो गया था, यानी बहुत सारे बड़े बड़े बैंक यूएसए के बैंकक्रप्ट हो गए थे। तो इसी कारण फंडामेंटल स्ट्रेंथनिंग की नीड आ गई थी। इसीलिए बेसल 2 के फ्रेमवर्क की कमियों या ड्रॉबैक को हटाने के लिए बेसल 3 को लाया गया था। बेसल 3 बैंकिंग सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसे वन बाय वन। चलिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 12.9% तक मेंटेन करने के लिए कहा गया है, जिसमें टीयर 1 कैपिटल 10.5 कप से कम होना चाहिए और टीयर 2 कैपिटल कम से कम 2% होना चाहिए रिस्क वेटेड एसेट्स का। साथ ही चलिए देखते हैं कैपिटल कंजर्वेशन बफर। दो तरह के बफर लाए गए हैं इसमें। फर्स्ट क्या है? कैपिटल कंजर्वेशन बफर, जो कि रिस्क वेटेड एसेट्स का 2.5% के बराबर होना चाहिए, और सेकंड है डिस्क्रिशनरी काउंटर साइकिल बफर, जो कि नेशनल रेगुलेटर है और ये रिक्वायरमेंट शो करता है हाई क्रेडिट ग्रोथ के टाइम पर एक्स्ट्रा 2.5 एडिशनल कैपिटल को। ओके, और इसकी रेंज 0% से 2.5% तक रिस्क वेटेड एसेट्स की होनी चाहिए। ओके, चलिए अब थर्ड में क्या है देख लेते हैं। लिवरेज रेट ऑफ मिनिमम 3% होना चाहिए। लिवरेज रेट कितनी हो चाहिए? मिनिमम 3% होनी चाहिए। लिवरेज रेट क्या है? ये रेशियो है टीयर 1 और एवरेज टोटल कंसोलिडेटेड एसेट्स का। लिक्विडिटी बेसल 3 में दो तरह की लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई है रेशियोज। LCR लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, NSFR यानी नेट स्टेबल फंड रेट। ओके, चलिए क्या है देखते हैं। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या है? ये वो रेशियो है हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स का, जो कि ज़रूरी है शॉर्ट टर्म स्ट्रेस से होने वाली कैश आउटफ्लो को टैकल करने के लिए। सो मिनिमम LCR रिक्वायरमेंट को 100% कर दिया गया फ्रॉम 1 जनवरी 2019। ये बैंक के शॉर्ट टर्म स्ट्रेस को मिनिमम 13 डेज के लिए एनफ लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। तब नेट स्टेबल फंड रेट क्या है? ये ज़रूरी है बैंक्स के लिए मेंटेन करना, जिससे कि स्टेबल फंडिंग सिचुएशन मेंटेन किया जा सके ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज़ के टाइम पर भी, जो कि रिलायबल हो फॉर 1 ईयर। NSFR की मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? 100% है। इससे क्या पता चलता है आपको कि LCR हेल्प करता है शॉर्ट टर्म यानी 30 डेज़ की फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर, और NSFR हैंडल करता है मीडियम टर्म यानी 1 ईयर के लिए। ओके, तो इंडिया ने इसे 2019 मार्च में अडॉप्ट करने के लिए वाला था, बट इसे मार्च 2020 तक पोस्टपोन कर दिया गया। और अभी तो आपको सिचुएशन पता ही है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसी पैंडमिक के कारण RBI ने डिसाइड किया इसे और 6 महीने के लिए पोस्टपोन कर देगी। ओके, चलिए यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे सारे। मैंने आपको A to Z करवा दिए हैं इजी लैंग्वेज, इससे इजी लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ओके, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, मेरी इफर्ट अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करना। ओके, थैंक यू।